हेलो और सभी को मेरा नमस्ते। 360 वर्ल्ड ट्रिप में आपका स्वागत है। ये चैनल है जहां मैं आपको दुनिया भर के जगहों का 360 डिग्री एक्सपीरियंस देने वाली हूँ। आज मैं आपको ले जा रही हूँ रेड फोर्ट। रेड फोर्ट एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है और मुगल एम्पायर की शान का एक सिंबल। चलिए इसके रिच इतिहास में गहरे जाएं और इस आइकॉनिक फोर्ट के वेरियस स्ट्रक्चर्स के इंट्रिकेसीज को एक्सप्लोर करें। रेड फोर्ट की कहानी शुरू होती है 1638 में, जब बादशाह शाहजहां ने डिसाइड किया कि मुगल कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करें। इसका मकसद सिर्फ राजनीतिक नहीं था बल्कि सिंबॉलिक भी था, क्योंकि शाहजहां ने एक नया इंपीरियल सेंटर स्थापित करना चाहते थे जो मुगल डायनेस्टी की शान और शक्ति को दर्शाता हो। फोर्ट की बनावट में 10 साल लग गए, जिसमें हजारों कारीगर और मजदूरों ने काम किया। रिजल्ट एक बड़ा किला था जो कि रेड सैंडस्टोन की दीवारों से घिरा हुआ था। मेरे साथ बने रहिए जब हम समय के साथ अपने यात्रा को जारी रखते हैं, इस महान फोर्ट के आर्किटेक्चरली करिश्मती महलों में छिपे हुए किसे खोजते हैं। लाहौर गेट फोर्ट का मुख्य प्रवेश द्वार लाहौर शहर के नाम पर है, जो एक समय मुगल एम्पायर का मुख्य सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। ये गेट एक भरी ध्वजा है जिसे जाल भरी हुई सजावट से सजा गया है, और ये फोर्ट के अंदर छिपे चमत्कारी चीजों की एक शानदार शुरुआत है। लाहौर गेट के थोड़ा आगे मीना बाजार है, जहां सम्राट के प्रियजनों और राजा महलों को विशेष रूप से सोने, नक्शों और अन्य लक्जरी सामान के लिए शॉपिंग करने का मजा आता था। ये वाइब्रेंट बाजार मुगल कोर्ट की ऑप्युलेंट लाइफस्टाइल का एक झलक दिखाता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चलिए लाल किले के बारे में और अधिक जानते हैं। रेड फोर्ट मुगल्स की आर्किटेक्चरल प्रतिभा का प्रमाण है। इसका पूरा क्रेडिट उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया जाता है। पर्शियन, टिम्यूरिड और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को सीमलेसली मिक्स करता है। रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल ने केवल फोर्ट को उसकी पहचान देने के लिए नहीं था, बल्कि मुगल एम्पायर की ताकत और अधिकार को दिखाने के लिए भी था। मुगल एम्पायर की ऊंचाइयों पर पहुंचते वक्त रेड फोर्ट एम्परर्स का मेन रेसिडेंस था। फोर्ट के अंदर के शानदार हॉल्स और पवेलियंस ने ग्रैंड सेरेमनीज, लाविश फेस्टिविटीज और मुगल स्प्लेंडर का प्रदर्शन किया। एक जमाने दीवाना खास में आइकॉनिक पीकॉक थ्रोन भी था। मुगल एम्पायर की किस्मत 18th सेंचुरी में नीचे गिरती जा रही थी। घटनाओं, आक्रमणों और बदलते राजनीतिक डायनामिक्स ने इस घटना को और बिगड़ा। 1857 में इंडियन रिबेलियन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली कैप्चर किया और रेड फोर्ट पर कब्जा कर लिया। अंत में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह II को ट्रायल पे रचा गया और उससे एग्जाइल में भेज दिया गया, जिसे मुगल राज का अंत हुआ। रेड फोर्ट ने भारत की आजादी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ से जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, ने 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय झंडा फहराया, जिसे देश को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली। इस तरह से रेड फोर्ट इंडिपेंडेंट भारत का सिंबल बन गया। इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए रेड फोर्ट को 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इस प्रशिक्षण में किला को एक इंडो इस्लामिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व का प्रशिक्षित प्रतिनिधित्व और एक स्मारक बताया गया है, जो भारत का एक प्रतीक बन गया है। जब हम रेड फोर्ट के इतिहास में जाते हैं, तो हम इस महल के दीवारों में लिखे गए कहानियों, राजनीति की खोलते हैं, संस्कृति की एवं एक बीती हुई युग की संतुलित विरासत को खुलती है। आगे बढ़ने पर हम नौबत खाना से मिलते हैं, जो ड्रम हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ये बनावट एक जगह है जहां संगीतकारों को सम्राट की उपस्थिति को लेओन के माध्यम से घोषित करने का प्लेटफॉर्म दिया गया था। नौबत खाना का संगीत फोर्ट के अंदर एक शानदार वातावरण बनाने में एक मूल्यांकांक्षा तत्व था।
दीवानायाम में प्रवेश करते हैं, यानी हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, तो हम अपने आप को एक विशाल खुले स्थान में पाते हैं जहां सम्राट आम लोगों के मुद्दे पर फैसला करते थे। रेड सैंडस्टोन के स्तंभ और ऊंचा तख्त प्लेटफॉर्म ने मुगल्स के प्रशासनिक महत्व का दर्शन किया। दीवानायाम के हृदय में एक समय पीकॉक थ्रोन बैठा था, जिसे कोहिनूर नामक विशेष रत्नों के साथ सजाया गया था, जिसमें डायमंड्स, रूबीज, एमरल्ड्स और मोती शामिल थे। पीकॉक थ्रोन का नाम इस तख्त के पीछे के 2 मोरन के आकर के लिए है, जिनके पंख सीट के ऊपर एक आंच बना देते हैं। तख्त के केंद्र तत्वा में फेमस कोहिनूर डायमंड था, जो दुनिया के सबसे बड़ा डायमंड्स में से एक है। तख्त खुद सोना और कीमती पत्थरों का एक सुंदर मिश्रण था, जो मुगल एम्पायर की धन और प्रतिष्ठा को दर्शाता था। ये अफसोस की बात है कि असली पीकॉक थ्रोन अब मौजूद नहीं है। इसका कुछ उलट-फुलट हुआ, कई बार हाथ बदला। 1739 में पर्शियन आक्रमणकार नादिर शाह के दिल्ली धमके के दौरान पीकॉक थ्रोन को लूट लिया गया और कोहिनूर ले लिया गया। इस तख्त की अनुयायी इतिहास ढूंढली है और ये इतिहास के सबसे प्रसिद्ध खोई गई संपत्तियों में से एक है। रंग महल दीवानायाम के साथ लगभग है रंग महल, यानी पैलेस ऑफ कलर्स। ये सम्राट के पत्नियों और प्रेमिकाओं के लिए हारम का काम करता था। रंग महल वाइब्रेंट चित्रकारियों और जाली डिजाइन से सजा हुआ है, जो सौंदर्य और व्यापार का वातावरण बनते हैं। खास महल सम्राट का निजी निवास एक व्हाइट संगमरमर का अद्भुत कमाल है, जिसे काला से सजा गया है। इस काल के अंदर का ये शांतिवन सम्राट को पब्लिक की नजर से दूर एक व्यक्तिगत स्थान प्रदान करता है। दीवानाए खास में प्रवेश करते हैं, यानी हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, तो हम ऐसे एक स्थान में पहुंचते हैं जिसे कुछ और नहीं कह सकते। यहाँ का फेमस पीकॉक थ्रोन इस हॉल को सजता था, जो मुगल एम्पायर की धन और प्रतिष्ठा को दर्शाता था। ये हॉल इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज, कॉर्टियर्स और इम्पीरियल कोर्ट के चुनिंदा सदस्यों के लिए था। दीवानायाम के विपरीत दीवानाए खास एक बंद स्थल था, जिसे एक एक्सक्लूसिव और कॉन्फिडेंशियल वातावरण बनाया गया। हमाम यानी रॉयल बाथ की तरफ बढ़ते हैं। हम एक स्नान खंबे का कॉम्प्लेक्स देखते हैं, जो मुगल समय की स्वच्छता और व्यावसायिकता पर ध्यान दिया था। विस्तर से पानी उपलब्ध और निकासी प्रणालियां समय की अभियांत्रिक प्रतिभा को दर्शाता है। मोती मस्जिद यानी पर्ल मॉस्क एक पवित्र व्हाइट संगमरमर की मस्जिद है, जो कायल के अंदर स्थित है। ये छोटा लेकिन अनूठा मस्जिद सम्राट और उसके परिवार के लिए एक निजी पूजा स्थल के रूप में काम करता था। मोती का अर्थ है पर्ल अंग्रेजी में, और मस्जिद को इसके निर्माण में इस्तेमाल किए गए चमकती हुई सफेद संगमरमर के कारण मोती मस्जिद कहते हैं। एम्परर औरंगजेब ने ये मस्जिद 1659 और 1660 के बीच रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में ऐड करवाया। मस्जिद एक पवित्र बनावट है, जिसे पूरी तरह से व्हाइट मार्बल से बनाया गया है, 3 खूबसूरत डोम्स और 2 मिनरेट्स के साथ। इसके डिजाइन की सादगी भावुक है, जिसमें हल्के कार्विंग और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स पर जोर दिया गया है। औरंगजेब, जो अपने संयम युक्त जीवन के लिए जाने जाते थे, उन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण एक व्यक्तिगत पूजा स्थल के रूप में किया। बड़े सामुदायिक मस्जिदों के विपरीत
मोती मस्जिद का उद्देश्य था कि इसे सम्राट और उसके चोरन सहायकों के लिए उपयोग होने वाला एक एक्सक्लूसिव स्थान बनाया जाए। सावन पवेलियन यमुना नदी को देखते हुए स्थित है, जिसका उपयोग सम्राट को वर्षा ऋतु के दौरान शांत रिट्रीट प्रदान करने के लिए होता था। बहने वाले जल चैनल के साथ ये पवेलियन शाहजहां को प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने का मौका देता था। जाफर महल फोर्ट का एक बाद में जोड़ा गया हिस्सा है, जो कि अंत में मुगल सम्राट बहादुर शाह II के नाम पर रखा गया है। फोर्ट के अंदर बसा हुआ भादो पवेलियन आसपास के दृश्य को पैनोरामिक रूप से दिखता है। ये शांत स्थान सम्राट को ऋतुओं में होने वाले परिवर्तन से जोड़ने और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने का अवसर देता था। हीरा महल यानी डायमंड पैलेस कांचीली छतों और दीवारों से सजा हुआ है, जो एक समय मोमबत्तियों की प्रतिबिंबिता से चमकता था। ये चमकता हुआ महल निजी दरबार और उत्सवों के लिए एक स्थान का काम करता था। अंत में हम मुमताज महल को देखते हैं, जो शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनाया था। ताज महल के तुलना में छोटा है, लेकिन ये भी वही प्रेम और समर्पण को गूंजता है जो ताज महल में है। जब हम रेड फोर्ट की वर्चुअल खोज को समाप्त करते हैं, तो हमने इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के वास्तविक इतिहास, कला और संस्कृति की परत खोला है। मेरे साथ बने रहिए जब हम मुगल विरासत का एक जीवित प्रमाण में रेड फोर्ट के आर्किटेक्चरली करिश्मती महलों के अंदर छिपे हुए रहस्यों और कहानियों को खोलते हैं। लाइक करें और कमेंट छोड़ें। मैं और भी वीडियोस अपलोड करूंगा, इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं और 360 वर्ल्ड ट्रिप के माध्यम से दुनिया की खोज करते रहें। मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलूंगा।